हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर में। अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास करना चाहते हैं, क्लास हिंदी का 12th, तो आप 10 बजे डेली लाइव क्लास में आपको स्वागत है। आप मोस्ट वेलकम, आइए। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक, चैप्टर नंबर 3। अगर आप दोनों चैप्टर 1, 2 नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। राइट, अब वीडियो में चले जाना। और प्ले लिस्ट आपकी क्लास 12 की सारा बना हुआ है। अगर क्लास 12 में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करें, जरूर बताना। राइट, संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक और परिचय। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति भाषण 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में दिए थे। कौन? यही संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। 5 जून क्या मतलब विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राइट, विश्व एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। और इन्हें उसी टाइम 1974 को पटना गांधी मैदान में उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 और जयप्रकाश नारायण के निधन 8 अक्टूबर 1979। ये आप याद रखेंगे। 2 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से। 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1979 में देहांत हो चुका है, देवासान हो गया। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा गांव। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूल रानी देवी। क्या नाम है? फूल रानी। फूल रानी। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम है हर्षु दयाल। क्या नाम है? हर्षु दयाल। शिक्षा आरंभिक घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेज गए। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। माँ के अस्वस्थ के कारण PhD नहीं कर सका। जब माँ की अस्वस्थ हुई, आप लोग कमेंट बताओ कि PhD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना PhD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कभी परिचय पढ़ लिए चैप्टर 3, आप उसके मुख्य बातें पढ़ेंगे। लेखक परिचय जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979। अभी जस्ट पढ़े 11 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख विचारक, क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोही। स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के सारण जिले में फैले गांव सिताब दियारा में हुआ था। समझे? मतलब जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले गांव सिताब दियारा में हुआ था। अपनी जनपदक धरती के जनपक्ष धरता के कारण ये लोकनायक, मतलब उसके जो लोग, मतलब लोग जहाँ लोग रहते थे उनको लोकनायक के नाम से जानते थे। लोग उन्हें बापू भी बताते हैं। जब नहीं, बापू तो महात्मा गांधी को जी कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम फूलरानी तथा पिता का नाम हर्षो दयाल था। आप लोग आगे पढ़े हैं उधर। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेज पटना में दाखिल हुए। इसके बाद इन्होंने पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। सन 1922 में दीक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने बर्कले के कैलिफोर्निया, विस्कन्सिन मतलब वाशिंगटन लिखा है, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण ये PhD ना कर सके और स्वदेश लौट गए। मतलब अपने देश, स्वदेश का मतलब अपने देश लौट गए। सन 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हो गए। 1929 में क्या हो गए? कांग्रेस में। तो कमेंट करना यहाँ तक। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1922 आंदोलन के दौरान जेल गए। इनके बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की। कहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अहम भूमिका निभाई। सन 1939 तथा 1943 में भी जेल गए। 1939 और 43 में जेल गए। सन 1942 में, और 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। ठीक है, इन्हें विशेष प्रसिद्धियां मिली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। सन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद
ये सक्रिय राजनीति के से अलग हो गए। सन 1954 में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन, क्या कहते सर्वोदय मतलब सबका उदय आंदोलन का नेतृत्व 1954 में शामिल हो गए। सन 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया। कहेगा समाज सेवा के लिए उन्हें क्या दिया गया? मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। कब? 1965 में। ये पूछेगा आपको कि मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने सन 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किया, छात्र का नेतृत्व किया। इस कारण ये लोकनायक मतलब लोक का नायक कहकर पुकारे गए, युवा शक्ति के प्रतीक बन गए। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की अपील की, जिसका जनता पर व्यापक असर हुआ। लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था। ये गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थता ही स्थिति में ही 8 अक्टूबर सन 1979 को इनका निधन हो गया। देखो, मरना तय है, जन्म लिए हो तो मरोगे, लेकिन अच्छे कर्म करके जाओ, लोग तुम्हें सदियों तक याद रखा जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहना और बात समझना, कहना क्या चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। एक को 1965 में मिला था और मैग्सेसे अवार्ड आई को मिला 1998 में, 1998 में मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत रत्न का सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि अतुल्य योगदान था भारत के सुधारने में। रचनाएं जयप्रकाश नारायण कई साहित्यकार न थे, लेकिन तो भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक था, स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी जो निम्नलिखित है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं, डायरी, निबंध भी प्रकाशित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक था, श्रेष्ठ नेता थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्यिक सृजन नहीं किया, अपितु कुछ रचनाएं ही लिखी हैं। इनके साहित्य में, इनके चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं विद्यमान हैं। पाठ के सारांश। इस पाठ के सारांश पढ़ेंगे हम। आपको सारांश लिखना है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ 5 जून 1974 के पटना गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्रता पुस्तिका में के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। जनशक्ति, जन मतलब लोगों का शक्ति। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, मतलब बहुत सुनती रही, अच्छी सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा प्रेरणा भाषण हुआ, मतलब न हुई या न ये हो पाया। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के क्रम में इन्होंने नेहरू जी के उदाहरण दिए। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, मील मतलब बहुत दूर जाना है, कठिन परिश्रम करने के, त्याग करने के है। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है। उसने हमें लड़ना होगा, उससे या उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने जनसंघर्ष समितियों का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही। अमेरिका में वे मजदूरी कर पाते थे और पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था। जमाना किसका था? जमाना मतलब टाइम, लेनिन का था। अतः लेनिन के विचारों के प्रभावित थे। मरने के बाद के वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए।
कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस समय सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। लोगों कहाँ से? ट्रेनों से उतारा गया। लाठियाँ चलाई गई। जेपी ने इस आंदोलन पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से, उनके गलत कार्यों से। मतलब जेपी कहते हैं कि हमें किसी पर्सनली व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, या किसी व्यक्ति का हम दुश्मन नहीं है, कोई मेरा ये नहीं है। मेरा झगड़ा है तो उसकी नीति से, उसकी विचार से, उसकी अभिव्यक्ति से। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए गांधी जी का विरोध भी करते थे, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट थे। नेहरू जी को वे भाई कहते थे और अपने भाषण में वे नेहरू की विदेशी नीति के विरोध की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय नीति का उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था, मतलब किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की। लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में वे केवल उन्हें मार्क्सवादी की चर्चा की। साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राजविहीन समाज में संबंधी चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जनसंघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में ही की। उनके अनुसार दलविहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही उन जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश होकर ध्यान जन समितियों को रखना होगा। ये संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए भी करेगी। मतलब एक के लिए नहीं, सब के लिए करेगी। पढ़ेंगे इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आई होप आप लोग को, देखो हम थोड़ा रीड फास्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोग समझना, धीरे धीरे वर्क करके समझना। और आप कहाँ डाउट है, क्या तकलीफ है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको आखिरी तक इस एक वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक चैप्टर का सारा नोट्स बातें, इम्पोर्टेंस बातें, उसकी कहानियाँ, क्या बतलाना चाहते हैं, क्या हमें सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ये सारा डेटा आपको इसमें से हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। प्रभावती जी का किनकी पुत्री थे? ब्रजकिशोर प्रसाद के। पूछा था कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? घर से हुई थी। इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला ली थी? तो पटना कॉलेज लिस्ट में। रिक्त स्थानों को भरिए भी आपको फिनिश ब्लैंक से। जयप्रकाश जी के प्रारंभिक शिक्षा पर घर पे ही हुई थी। जयप्रकाश जी को बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषयक निबंधक पर पुस्तक लिखना सर्वोच्च। अमेरिका में कैलिफोर्निया, वर्केल, विस्कॉन्सिन मेडिसन आदि संस्थानों में जेपी नारायण की उच्च शिक्षा मिले। अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और डॉडर की शिक्षा ग्रहण की, समाजवादी की। जेपी माँ के कारण भी पीएचडी नहीं कर सके, अस्वस्थता के कारण। जब उसकी माँ अस्वस्थ हो गई तो जेपी ने पीएचडी नहीं की और गाँव आ गए रिटर्न। जयप्रकाश जी के पुकार का नाम क्या है? बाउल। लोगों ने बाउल के नाम से पुकारते हैं। संपूर्ण क्रांति का तिलक उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना, सारा बात आपको एक वीडियो में बना देंगे।
आप धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपको सारा क्वेश्चन इसी में ख़त्म हो जाएगा और आप 100 में 100 नंबर हिंदी में ला सकते हो। 98, 95 तो इस बार भी बच्चे सब कितने लाए हैं? डी लगाए हैं कितना ऑफलाइन संस्थान पे सेंटर। संपूर्ण क्रांति अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधार्थ के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? लोकनायक, मतलब लोगों ने उन्हें नायक बना दिया, लोगों का नायक। जयप्रकाश नारायण जी सन में अमेरिका गए थे 1922 में, 1922 में गए थे और 1924 में उन्होंने मार्क्सवादी बने थे। इन्हें समाज सेवा के लिए किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार 1965, 1965, 1965 और 1998 में उन्हें दिया गया भारत रत्न मरणोपरांत। जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ 8 अक्टूबर, जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902 में। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? ईश्वर अय्यर। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? दिल का दौरा पड़ने से। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में, जो न्यू पीढ़ी आएगा ना उसके हाथों में है। लेखक ने बिहार विद्यापीठ में से कौन सी परीक्षा दी? आइए, इंटर ऑफ आर्ट। जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। क्यों हो गए? वो तो मार्क्सवादी थे, तो कांग्रेस में क्यों मिल गए? क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे देश की। लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी से किन मामलों में मतभेद था? परराष्ट्र नीतियों के, मतलब परराष्ट्र में दूसरे राष्ट्र के विदेशी नीतियों में उसके विभेद था। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उनके उत्तर पढ़ेंगे। आंदोलन के नेतृत्व में संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस स्तर पर करते थे? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। सुनेंगा सबका बात, लेकिन फैसला मैं खुद का लूँगा, सबके जो कहेगा मैं नहीं लूँगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब वे इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बातें में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। सही बात बताएं। सुनूंगा सबका, सुनो सबका, लेकिन करो अपने दिल की बात कि क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे आगे चल के फ्यूचर में, ये आपको ध्यान देनी है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास पर परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। 1921 ईस्वी के जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे IAC छात्र थे। IAC, हाँ, इंटर ऑफ साइंस के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर सहयोग किया। 1922 ईस्वी में करीब 1.5 वर्ष की महीना जीवनांता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद 19 संबद्ध मिली थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर के अमेरिका गए थे। किसका? स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका गए थे। मैं ऐसे कोई धनी घर की नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। अमेरिका में कोई भी मजदूरी करके पढ़ सकता है, और आप लोग को इतना गार्जियन पेरेंट्स पैसा दे रहा तब नहीं पढ़ रहे हो, बताओ। जयप्रकाश आज तब ना, आज नाम अमर है, लोग उन्हें जानते पढ़ते हैं, और आप लोग ऐश करोगे तो कैसे समझ में आएगा।
आप कुछ भी करके पढ़ सकते हो, अगर आपको जुनून है, जज्बा है तो, ठीक है, मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियों के काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में, रेस्टोरेंट, यहाँ रेस्टोरेंट लिखेंगे, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। देखो कितना, होटल में और वेटर में काम किया, धोया और वेटर का काम किया। बराबर 2-3 वर्षों तक ये 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े थे। तो एक ही रजाई में जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गए। डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्री क्लास लेने लगे। अमेरिका प्रवास का मतलब यहाँ होगा कि चले गए। जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले में मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। प्रवास में तो वहाँ रहे, समझे। अगर आप लोग चाहते हो कि आप पैसा नहीं तो कैसे पढ़ेंगे भाई, मेहनत करो। अब तो ऑनलाइन की दुनिया आ गई है, घर बैठे और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कि आपको केवल जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लगन होना चाहिए। उस लगन के साथ आप करोगे तो आप बेहतर कर सकते हो। बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनके हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं कर रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपति के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। मतलब उन्होंने लेनिन से सीखा था कि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो अगर आप जिसका देश गुलाम है तो उसे गुलाम के लिए लड़ाई करना चाहिए। उसे मुक्ति कैसे मिलेगा, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा, वो बेहतर कैसे कर सकता है और उसको नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व नहीं कर रहा था। कांग्रेस तो समझ गए। प्रश्न संख्या पढ़ेंगे 4। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका समझेंगे शब्दार्थ क्या कहना चाहते हैं। व्याख्या प्रश्न 1 पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ महान समाजवादी नेता जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। इन क्रांतियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बताते हैं कि प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि नाम लेना यह ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है और उसके नेतृत्व में क्यों होता है। ये क्या प्रदर्शन और यह क्या सभा होने वाली है, क्या लोगों को रोकते हैं। आप जानते हैं जनता से घबराते हैं, आप जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसी तरह से शासन करने बैठे हैं
आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक लें। आप यहाँ लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार का यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचा का प्रतीक है। अगर सरकार इसे रोकती है तो सरकार के नीचापन की ये हीनता है। प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के संभाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोधी है, विरोध करेंगे। कोई भी हो, इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो या बापू जी हो, कोई भी होंगे उसके हम विरोध करेंगे। हाँ, लेकिन नीति अच्छा है तो फिर सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता को उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस ज़माने में यह जुर्रत होती थी हम लोगों की, बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से बात करते थे, समझाते थे, समझाना चाहते थे कि समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। परराष्ट्र मतलब दूसरे देश, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो बातें करते हैं उसको लेकर था। शिक्षा भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत की दिए। जब तक रिश्वत नहीं देंगे जब तक कोई काम नहीं निकलता है। सरकारी दफ्तर में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवानों रोड पर घूम रहे, बेरोजगारी हो रहे हैं, भविष्य के अंधेरों में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। अतः जेपी चाहते कि ऐसे कोई नीतियां निकाले जिससे समाज कल्याणकारी हो, नीतियां बनाए। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगी। कोई दल नहीं होगा, नेतृत्वकर्ता नहीं बनेंगे। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे उनमें से किसी को मान्यता दें। चुनाव में इन
समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर नज़र रखने का काम ये समितियां करेगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसके इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे। तो उसके इस्तीफा देने के लिए क्या करेंगे? रोकेंगे, बाध्य करेंगे। इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनिश्चित के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों के विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। जिन बड़े बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्त की है उनका विरोध भी ये समितियां करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। जयप्रकाश नारायण की इस संभाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्या लगा। जो आपने ये संभाषण सुने उसकी क्या भावनाएं अभिव्यक्त की। इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियां में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं 1 घंटा रेस्टोरेंट में काम कर लेते, बर्तन धो लेते। तो होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। देखो कितना बता रहे हैं, या तो होटल में काम किया या तो वेटर में काम किया। होटल में या तो बर्तन धोया या तो वेटर का काम कर लिया तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ ऑर्डर टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू लाइंस पार्लर में उसे ले करके कमोई साफ करने का काम होटल में करता था। वहाँ जब बीए पास कर लिया तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों ने पूछिए मेरा इतिहास के जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं कि देशद्रोह करते हैं कि आप जब देश परम सीमा पर थी तो उन्होंने छोड़ के चले गए। यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का चित्रण है। जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रहकर किन कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई की, इसकी यहाँ मार्मिक अभिव्यक्ति है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितने सहमत हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, मतलब बदलाव होना चाहिए। चुनाव पर होने वाले खर्च कम करना चाहिए। गरीब अमीर उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र होना चाहिए। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ व्यस्त में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधित्व अंकुश हो। जन संघर्ष समितियों पर आम राय से जनता के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाए करें। प्रश्न संख्या 11, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। निधन
के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोनायक इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाता गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण की इस भाषण से अंग्रेजी के शब्द को चुनिए और उनका हिंदी वर्ड बताएं। अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम। डॉक्टर चिकित्सक। यूथ मतलब युवा वर्ग। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लेबोरेटरी प्रयोगशाला। डिक्टेट बताना। असिस्टेंट मतलब सहायक। नन मतलब गजटेड। गैर मतलब राजपत्रित। डाइवर्सन मतलब रुकावट। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। रेस्टोरेंट मतलब होटल। डिपार्टमेंट मतलब विभाग। ISC अंतर माध्यमिक विज्ञान प्रवेश विज्ञान। रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सहायक राजस्व अधिकारी। नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम चुनें और बताएं कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए, यह किस वाक्य सरकार के बारे में। मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने। मैंने आपसे कहा पुष्प है, मुझे उत्तम पुष्प नाम है। मेरा उनका पुरुष सर्वनाम है, मेरी उनकी पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित के विशेषण बताएं। महत्ता का विशेषण। महत्वपूर्ण। गरीबी गरीब। स्नेह स्नेही। प्रेम प्रेमी। सशक्ति शक्तिशाली। कानून कानूनी। गांव ग्रामीण। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय चुनें। निम्नलिखित आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं दिया। मैं टालता रहा लेकिन अंत में वेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। थोड़ी सी खेती हुई। पिताजी नहर विभाग में जिलाधार, बाद में रिक्रूटमेंट असिस्टेंट हुए। अभी हाल में जब मैं वेलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। लेकिन कितने और तो और समझना उसका संपूर्ण संभाषण में अनेक स्थानों पर क्या वाक्य से टूटी है, क्योंकि यह लिखित भाषण नहीं स्वतः स्फूर्त ऐसा भाषण है जिनमें बोलना और सोचना एक साथ होता है। ऐसे वाक्य सुने और उन्हें व्यवस्थित किए। व्याख्या। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। व्यवस्थित वाक्य। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वाक्य। रात को दिन का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनकी अस्पताल पहुंचाया गोनायक जी ने 3 मिनट में। व्यवस्थित वाक्य। रात के दिन दौरा पड़ा, गोनायक जी ने उनके 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाए। वाक्य। विलिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे विलिंगटन नर्सिंग होम कहते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। व्यवस्थित वाक्य। असहयोग करने के बाद मेरा जीवन करीब 1.5 वर्ष ऐसे बीता। कितनी गालियाँ मुझे दी गई। चलो, मुझे कितनी गालियाँ दी गई। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा, ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको डेली नेक्स्ट क्लास में आपको स्वागत करते हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहो तो मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है 7370074648। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।